लेकिन चूंकि अभी चुनाव को खत्म हुए अब इतना कम समय बीता है कि इतने 2-4 हफ्तों के अंदर एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालना जो है हमको लगता है कि वो हड़बड़ी होगी। और अखिलेश के बारे में कुछ बातें कही जा रही है आलोचना के रूप में, उनमें से कुछ सही भी हैं और कुछ उनके जो पॉलिटिकल जो वो हैं ओपोनेंट्स हैं उनकी भी चलाई बातें होती, ये राजनीतिक जीवन जीवन में चलता ही रहता है ये सब। लेकिन अभी तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह की जबरदस्त जीत मिली है रूलिंग पार्टी को यूपी में, उसके बाद छोटी मोटी आलोचनाएं करना किसी भी एक लीडर के बारे में और ये मान के चलना कि उनकी हार का एक वही कारण था, जैसे अखिलेश जी कुछ लेट आए सामने, ये सब कहना अभी हमें इतना उचित नहीं लगता है। अभी हमें देखना तो ये है कि ये सरकार इनकी उपलब्धि के नाम पर तो बहुत कम, जो जिसको हम आंक सकते हैं, आंकने लायक उपलब्धि जो है चुनाव के पहले, वो इतना नजर नहीं आ रही थी। और मुझे लगता है कि उसके बावजूद इतना कस के जीतना, इतनी बड़ी जीत हासिल करना, ये एक रोल ऑफ आइडियोलॉजी भी एक चीज होती है जो कि हमेशा बड़े प्रचंड रूप से देखने को नहीं मिलती है। इस बार हमें लगता है कि रोल ऑफ आइडियोलॉजी भी रही। ये आप एक ट्रेडिशनल व्यू जो है वो ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो ठीक ठाक चलने वाली डेमोक्रेसी हो, हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की मॉडल का सहारा लेते हैं इस तरह की डिस्कशन में, लेकिन वहां भी गड़बड़ी नजर आ रही है। तो लेकिन डेमोक्रेसी में ये है कि आप यदि सत्ता में हैं, आपसे गलतियां हो रही हैं, पब्लिक उससे खुश नहीं है, आप उनको हाईलाइट करके अपनी बात भी साथ में रखेंगे और उनकी कमियों को भी जनता के सामने पेश करेंगे। और यही कारण है कि फिर बदल होती रहती सरकार। लेकिन वैसी सरकार जिसका कोई बहुत कुछ तो उन्होंने हासिल किया नहीं, बल्कि नेगेटिव जितना भी हो सकता था। हमें नहीं याद आ रहा है कि पिछले कितने दशकों में किसी किसी भी सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र में हो या किसी भी राज्य में हो, इतने प्रचंड रूप से इतने सारे नेगेटिव्स जो आ जाना, और साथ ही साथ किसानों का एक साल लंबा प्राइवेटाइजेशन चलना, और आपको सारी बातें मालूम है, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, इकोनॉमिक तहस नहस, पूरे सामाजिक रूप से छितर बितर होना, जिस तरह से योगी सरकार ने बिल्कुल सामने बढ़ करके बुलडोजर चला के जो किया है, और इतना सक्सेसफुल हुए वो कि अब उनका अनुकरण दूसरे राज्यों में हो रहा है, आपके सामने है सब बातें। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जनता जो है इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। माना कि बीजेपी या उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उनका एक बहुत मजबूत संगठन है और रहा है ये, जो बिल्कुल जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं दुनिया में कहीं भी, वो इस तरह से संगठित रूप से 24/7 यानी हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे, ये क्या आवाज कहीं से आ रही है, ये उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल पार्टीज होती है जैसे कि आरएसएस और बीजेपी हैं, वो करती रही हैं, और इससे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि देखिए और बाकी तो निकम्मे हैं, ये काम करने वाले हैं। लेकिन आपकी आइडियोलॉजी क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। एक महात्मा गांधी की भी एक आइडियोलॉजी, और एक लोहिया की भी थी, और एक कम्युनिस्टों की भी है, और कांग्रेस पार्टी की भी फ्रीडम मूवमेंट की आइडियोलॉजी रही है। इनकी क्या आइडियोलॉजी आज हमारे देश के, या कम से कम ये हम कहें कि एक बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में कम से कम एक जो जो जिस आइडियोलॉजी पर पब्लिक रीझ गई है, मैं तो उसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, पर्सनल बात मैं करूं तो। लेकिन मेरे चाहने न चाहने से क्या होने वाला, अगर पब्लिक जो है तमाम परेशानियां उनके दैनिक जीवन की एक तरफ, और उसके बाद उन्होंने वोट किया है, लोगों ने कितना लिखा है, विशेषज्ञों ने और एनालिस्ट ने, कि एक साल लंबा खिंच गया किसानों का मामला और सरकार को झुकना पड़ा उसके आगे, और वो सब
खत्म करना पड़ा, ये सारी बातें कही गई हैं। बीमारी में लोग मर गए, गंगा जी पे लाशें तैर रही हैं, किन की लाशें तैर, कोई क्रिस्तानों या मुसलमान इनकी तो नहीं, हिंदुओं की गई है। जी ये सब देखकर उस समय तो लोग बड़े आहत हो गए। लेकिन जब वोट देने का समय आया, सब कुछ भुला करके योगी जी यूपी में और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही वोट पड़े, और इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न उठा के कौन कहाँ छोड़ के भाग रहा है। अब मौर्य जी जो हैं वो वहां पर जरूर हैं, वो थोड़े से वो छटपटा रहे हैं, वो तो प्रतीत होता है ऐसा। इस तरह से और भी लोग होंगे। और चंद्रशेखर आजाद की जहां तक बात है, वो तो मायावती के सामने कोई सानी नहीं रखते थे। वो मायावती जी जब अपने पीक पर थी तो उनका एक लेवल था, और उन्होंने, उनकी अपनी परेशानियां हैं, वो सरकार प्रेशर में आ गए, चाहे जो भी है, उन्होंने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब एक दिखावे के लिए तो लिया, ऊपर ऊपर नहीं लिया बाकी। और जो हमारे कास्ट सिस्टम में जिनको सबसे ऊंचा कास्ट माना जाता है, उनके बारे में बड़ी चर्चा में बात ये थी कि वो बिदक गए हैं रूलिंग पार्टी के साथ, उनका वो है, थोड़ा एलिनेशन हो गया है अनेक कारणों से। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं, आए, बड़े कठोर रिजल्ट हैं। उस कोल्ड रियलिटी को हम देखें तो हमें ये लगता है कि जिन आधारों पर एक पूरा विश्लेषण को सामने किया जा रहा था, वो आधार जो है सही नहीं साबित हुए। इसका ये मतलब नहीं कि बाय देमसेल्फ वो खुद वो आधार गलत हैं। एक डेमोक्रेसी में वही आधार होता है, उससे हटके कोई आधार नहीं होता है कि सरकार ने क्या किया नहीं किया, उसका लेखा जोखा पब्लिक के सामने हो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सोसाइटी में। लेकिन इन सब बातों को नकार करके हमें लगता है, हो सकता है मेरी सोच सही नहीं हो, कि हमें लगता है कि आज हमारा देश का एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो एक आइडियोलॉजी के ग्रिप में है, जो कि धर्म से जुड़ा है, कहीं पर कल्चर से जुड़ा होता है। एक मैंने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद की एक बात, कि इस तरह की जो पार्टियां होती हैं वो बड़े कल्चर की दुहाई दे के आगे बढ़ती, संस्कृति की, क्योंकि वो अपनी बात जो है, उनकी सच्ची बात, वो सामने लाने से और उसको एक बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से प्रकट करने में घबराती है, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी उस सूरत। इसीलिए कल्चर को पकड़ लेती है, कल्चर का पूछ पकड़ती है। उनको लज्जा होती है अपनी बात एकदम प्रत्यक्ष रूप से खुले आम, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, या कोई तो और पार्टी है दुनिया में, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है, अपनी बात ताल ठोक करके कहते हैं। ये नहीं कहते, ये उसको घुमा फिरा करके, वो क्या डेवलपमेंट और क्या सबका विकास का साथ, विकास वगैरह किसी का नहीं हो रहा है। वो सब ऊपर ऊपर की बात है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम संस्कृति है हमारी, हम कल्चरल नेशनलिज्म पे जाते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो इस बात को गहराई से लोगों ने सोचा नहीं। लेकिन हाँ भाई, साफ साफ है कि आप हमारे धर्म के नाम लेके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्या भाई। और एक बड़े भोंडे तरीके से कहा जाता है कि वो तो कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, वो तो नहीं पीछे हटता। पीछे तो हम भी नहीं हटते। जितने लोग इनके मुखालिफ हैं देश में, वो भी तो हिंदू ही तो हैं। वो कोई आसमान से थोड़ी टपका है। लेकिन अपनी बात को इस तरह से, इस खूबसूरती से उन्होंने कही है, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही कमाल नहीं है, उसका भी एक रोल रहा है इंपॉर्टेंट। लेकिन उनके जो लीडर हैं, उन्होंने जिस तरह से उसको पेश किया है, हमें लगता है कि भाई माफ कीजिए, जो आपके दूसरे खेमे के लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी का नाम ले लीजिए, या किसी भी बड़े ऊंचे लीडर का नाम ले लीजिए, किसी भी पार्टी के, वो सक्सेसफुल नहीं हुए जनता के सामने अपनी बात को एक कन्विंसिंग तरीके से पेश करने में। हमें ये लगता है, और ये जो जीत है, ये जीत और हार डेमोक्रेसी में, सरकार कैसी गई, जनता को फायदा हुआ नुकसान हुआ, इन बातों पे चलता है। करप्शन हुआ, ये नहीं हुआ, इनएफिशिएंसी रही, वगैरह वगैरह। कि ये तो यहाँ पे ये सारे मापदंड जो हैं वो बिल्कुल गौण हो गए, और एकदम खुल्लम खुल्ला आइडियोलॉजी की भी है, मेरा ये मानना है। और ये जो लोग हमसे, मैं सुनता हूँ बहुत से लोगों से कि
कि वो गैस मिल गया महिलाओं को, और क्या जनधन योजना चल पड़ी, ये सब पड़ा, वेलफेयर मेजर्स बड़े चल पड़े, लोग बड़े मुग्ध हो गए इन चीजों से। मैं नहीं मानता। हमारे प्रधानमंत्री कहते नहीं थकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने 1.5 साल 2 साल, जब भी कोविड चल रहा है, हमने क्या 5 किलो 8 किलो अन्न दिया। यानी आपके देश में गरीबी की यह हालत है कि 80 करोड़, लगभग 2/3 देश आबादी, वो जो है 8 किलो आपको 5 अन्न किलो। देना पड़ रहा है। भाई मैं आपसे यह अर्ज करता हूं, मैं कोई बड़े ये फख्र के साथ नहीं कह रहा ये बात, मैं सर झुका के ये बात कह रहा हूं। कोविड शुरू हुई तो मेरे जैसे अनेक लोग थे, कुछ मेरी उम्र के लोग थे, कुछ कम बच्चे उम्र के लोग थे, महिलाएं थी, और हम लोगों ने अपने जेब से पैसे खर्च करके दुकानों पर जाके, कोविड होने के बावजूद, बीमार भी रहने के बावजूद अन्न खरीदते थे। और जितनी सरकार दे रही है भारत सरकार, उतना हम लोगों ने दिया है एज इंडिविजुअल्स, और महीनों दे रहे, और फिर हम थक गए देते देते। हम में से कुछ बीमार हो गए, कुछ गलत आ गए। तो ये बड़े ये तो एक दंभ के रूप में ये बात कहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।